जनवरी को एक ऐसी मीटिंग होती है जिससे न सिर्फ सियासी भूचाल मचा है बल्कि भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी के डेलीगेशन की भाजपा नेताओं से मुलाकात और अगले दिन 13 जनवरी को इसी चीनी प्रतिमंडल की आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद से मुलाकात इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस की अंदरूनी फूट पर भी सवाल उठ रहा है और इन सब के बीच चीन के जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी इलाके को एक बार फिर से वीडियो के जरिए अपना बताने का दावा। जाहिर सी बात है सवालों की बौछार लग गई है। पहले आप सुनिए कि कैसे सियासी तूफान आया है, फिर किस तरह के सवाल है जो राजनीतिक तूफान मचा रहे हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अब ये मीटिंग हुई साहब, मीटिंग में हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप तो सत्ताधारी दल हो, आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें ये बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है क्या उस पर चर्चा हुई? मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहती हूं कि ये पहली मुलाकात नहीं हुई है बीजेपी की और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। बहुत सारी मीटिंग्स ऐसे हो चुकी हैं, ये मीटिंग फिर ऐसे हुई आज। आरएसएस वालों से मिल रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ आरएसएस पॉलिटिकल संस्था है, कल्चरल संस्था है, क्या है भाई, आरएसएस से क्यों मिलना है। लेकिन चलिए, आज सवाल इस बात का है कि अगर चीनी डेलीगेशन से कोई मिलता था तो उसको बीजेपी वाले देशद्रोही कहते थे ये देशद्रोह हो रहा है, ये क्या गुप्त समझौते हो रहे हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने देशद्रोह किया मिलकर, क्या आरएसएस ने देशद्रोह किया मिलकर, क्या ये गुप्त समझौते क्यों हुए, कैसे हुए, किस बात पर चर्चा हुई? आज तो हम पूछना चाहते हैं, सत्तारूढ़ दल अपने हेडक्वार्टर में बैठकर अगर चीनी डेलीगेशन से मिल रहा है तो क्या आपने उनसे चर्चा की कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया ऑपरेशन सिंदूर में? क्या आपने उनसे चर्चा की कि शख्सगाम वैली में वो घुसकर कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा है जम्मू कश्मीर में? हम सबको ये पता था कि अप्रत्यक्ष रूप से कौन था पाकिस्तान के पीछे। प्रधानमंत्री जी को भी अंदर से एहसास होगा, हमारी सेना को एहसास है। क्या हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते? आज जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ ये बैठक हो रही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, देखिए ऐसी बैठकें चलती रहती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को समझने के लिए, एक संगठन दूसरे संगठन को समझने के लिए अक्सर ऐसी बैठकों का आयोजन करता है। कल भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यालय में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन गया था चाइना की, और आरएसएस के भी जो दत्ता भाई है उनसे मिला था, मुलाकात की थी। तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। कम से कम हम चोरी छिपे वो नहीं करते हैं। इनको तो ये बताना चाहिए कि कांग्रेस की जब सरकार थी यूपीए की, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस के बीच जो एक अग्रीमेंट हुआ था जिसके साक्षी बने थे सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस अग्रीमेंट में क्या था? हम चोरी छिपे कोई काम नहीं करते। आज भी उस अग्रीमेंट को सार्वजनिक नहीं किया गया है कि जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में गुपचुप अग्रीमेंट हुआ था वो क्या अंडरस्टैंडिंग थी। हम जो भी करते हैं ढोल पीट कर करते हैं, सबको बताकर करते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की कार्य प्रणाली को समझने के लिए ऐसी बैठकें होती रहती हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष यहां पर उठा रहा है। ऐसे में और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आज प्रश्नकाल में हम उठाने वाले हैं, वो एक एक कर आपके सामने रख देते हैं। प्रश्नकाल के वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है मेहमानों से चर्चा। बैठक के क्या मायने, पार्टी से पार्टी संवाद या फिर राजनीतिक संकेत? क्या बैठक में उठा सीमा विवाद, गलवान एलएसी मुद्दा और शख्सगाम घाटी पर चीन के दावे का मुद्दा, क्या इन मुद्दों को लेकर भी बैठक में, मीटिंग में किसी तरह की कोई चर्चा हुई है? जब दोनों देशों के बीच में यह मीटिंग होती है, मीटिंग से अमेरिका, क्वाड और बहुपक्षीय सुरक्षा मंचों को आखिर क्या संकेत मिलता है? जब क्वाड की हम बात करते हैं तो ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से क्या मैसेज कन्वे होता है? बैठक के ही दिन चीन का शख्सगाम घाटी को लेकर दावे का वीडियो विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है। तो विदेश नीति पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आरएसएस सीपीसी मुलाकात सामाजिक शक्ति संतुलन में आखिर किस तरीके से भूमिका निभा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। तो ये वो मुख्य सवाल है जो आज प्रश्नकाल में हम उठाने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। संदीप वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अशोक सिन्हा संघ समर्थक हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। चर्चा की शुरुआत करते हैं। संदीप वर्मा जी, सवाल सबसे पहला और सीधा आपसे ही,
विषय आप बहुत अच्छी से भली भांति जानते हैं और एक ही शब्द में, एक ही लाइन में मैं सवाल करूंगी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस बैठक के क्या मायने निकाले जाए? जी मोनिका जी, जैसा कि कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी से और किसी दूसरे देश में जाके मिलती है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे चीन में हो या चीन वाले यहाँ हो, तो वो अपनी अपनी जितनी बातें सहज करनी है वो आपसी बातें अपना अपना सिस्टम को बताते हैं या सुनते हैं। और दो लोग जब भी बैठते हैं, हम भी अब डिबेट में बैठे हैं, तो मैं अपनी बात कहूंगा और दूसरे व्यक्ति हैं जो अपनी बात कहेंगे। तो इसमें ये जो मुद्दा उठाया है कि देशद्रोही वाला मामला, ये हमारी जो भाजपा है, सबसे बड़ी बात तो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए कोई ऐसा गुपचुप कभी ना तो कोई निर्णय हम लेते हैं और ना कभी लिया है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और ये जो संघ में आरएसएस के मुख्यालय पर गए हैं और बीजेपी के कार्यालय पर गए, तो अपनी बात को साझा करने के लिए गए हैं। इसमें कोई ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है कि हमने कोई उन्हें कोई समझौता ऐसा कर दिया, और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, माननीय मोदी जी की सरकार हो और राष्ट्रीय प्रथम ना हो अपने लिए। ये पब्लिक जानती है। ये कोई हमें कांग्रेस इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं देगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चला रही है वो जनता चला रही है इस देश में। अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस इसके लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं देगी, तो अगर कांग्रेस का कोई नेता अगर मुलाकात करता तो क्या आप सवाल नहीं उठाते? और बात सिर्फ कांग्रेस की यहाँ पर नहीं है, देश की जनता भी सवाल उठा रही है। क्या भूल गए आप गलवान जो चीनी नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं? क्या हम उन 20 जवानों की शहादत को भूल गए हैं? चीन का क्या रुख रहा है, क्या हम उसको भूल गए हैं? मैं उसी पे आ रहा हूं मोनिका जी। गलवान में हमने जो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद हमने चीनी ऐप बैन किए हैं। आप ये देखिए ना, जब भाजपा की सरकार से पहली सरकार थी तो उनके बस की ही नहीं था, उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि चीन के, पाकिस्तान के या किसी के भी खिलाफ कोई वो संदीप वर्मा जी, नो डाउट कार्रवाई तो सीधा अब जो एक्शन लिया गया है इसको लेकर सवाल है। जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई थी उस वक्त वो हम भली भांति जानते हैं, उस कार्रवाई को अच्छी तरीके से किया गया, चीनी ऐप्स बैन हुए, सब कुछ हुआ, उसकी सराहना भी हुई, वो सब हम जानते हैं। लेकिन अब जो ये एक्ट किया गया है, ये जो एक्शन हुआ है मीटिंग को लेकर, ये सवाल खड़े करता है, क्या अब हम पिछली बातें भूल गए हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर को भूल गए आप? इसी पाकिस्तान का साथ दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर हम चला रहे थे, जब हम बदला ले रहे थे, तब उसी पाकिस्तान का दुश्मन देश का साथ यही चीन दे रहा था। अभी लेटेस्ट बात है, और इसी चीनी नेताओं के साथ हम मुलाकात करते हैं, टेबल पर बैठकर, आमने सामने बैठकर गलभैया करते हैं। नहीं, इसमें आप मोनिका जी गलभैया करने वाली कोई बात ही नहीं है। एक प्रतिनिधि मंडल यदि किसी देश से आता है, हमारे सीधे जो टकराव है, सीधा जो हमारी लड़ाई है वो पाकिस्तान से है। चीन से उस तरह का हमारा माहौल नहीं है, और है भी तो हम सीधा जवाब उसे उस बॉर्डर पे देते हैं। तो चीन को हम क्या मानते हैं? चीन को हम क्या मानते हैं? चीन हमारा फ्रेंड है, चीन हमारी एनिमी है, हम क्या मानते हैं चीन को? हमारा देखिए मोनिका जी, पड़ोसी, हम रिश्ता बदल सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें रिश्ते तोड़ सकते हैं, मगर पड़ोसी ऐसा देश है हमारा जो हमसे बिल्कुल मिला हुआ है। तो क्या ये रिश्ता बदल रहा है? नहीं, हमारा दुश्मन है। तो क्या ये रिश्ता बदल रहा है? यदि नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। यदि वो कोई पहल कर रहे हैं किसी चीज की, हमसे आगे कोई मीटिंग करते हैं, हमारे मुख्यालय पे आते हैं या हमें बुला, और ऐसा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जा सकते या वो उनके राष्ट्रपति नहीं आ सकते, मगर जो सीधा हमारा जो दुश्मनी है, सीधा जो हमारा, जिसमें पाकिस्तान हमारे ऊपर इस तरह का आतंकवाद फैलाता है, वैसा चीन के साथ हमारा नहीं है। दो अलग रिश्ते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमारे दोस्त हैं, मगर वो कहीं ना कहीं यदि बॉर्डर पे कोई ऐसी इस तरह की हरकत करते हैं, सर हमने ना आज तक एक चीज सीखी है, और पाकिस्तान, एक चीज हमने आज तक सीखी है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। तो अगर पाकिस्तान का सपोर्ट, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है जो खुलकर हमारी सरकार कहती है, और पाकिस्तान का सपोर्ट अगर चाइना करता है, तो चाइना की तरफ हम फ्रेंडली रिलेशंस आखिर कैसे कर सकते हैं? क्या हम भूल जा रहे हैं बीती वो तमाम बातें जो चाइना ने एक्ट्स किए हमारे साथ? क्या हम उन एक्ट्स को इग्नोर करें? अगर एक फ्रेंडली मीट होती है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सारे आपने जो चीजें थी पिछली, उन सबको आपने भुला दिया।
नहीं मोनिका जी, देखो फ्रेंडली मीट, अब फिर मैं वही चीज कह रहा हूँ कि हम उनके साथ ना ही कोई क्या नाम है इस तरह की जश्न मना रहे हैं, ना ही इस तरह का कोई हाय उल्ला कर रहे हैं या कोई डांस कर, हम सिर्फ उनका एक डेलीगेट आया है उसके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि चलिए, अगर आप मीटिंग भी कर रहे हैं संदीप वर्मा जी, चलिए अगर आप मीटिंग भी कर रहे हैं, अगर आप मीटिंग भी करते हैं तो 12 जनवरी को ये मीटिंग होती है। 12 जनवरी को माओ निंग एक वीडियो शेयर करती हैं जिसमें शक्सगाम घाटी को वो अपना बताती हैं, यानी कि उस घाटी पर चीन अपना दावा करता है उस वीडियो के जरिए। 12 जनवरी को मीटिंग, 12 जनवरी को ये दावा, दोनों की टाइमिंग, एक तरफ आप मीटिंग कर रहे हैं, उस तरफ चीन अपना वही बकवास रुख अख्तियार किया हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग का कोई वजूद है या इस मीटिंग के कोई मायने हैं? हम उनको चाय दे रहे हैं और हम उनका वेलकम कर रहे हैं कि आइए आइए हमारे साथ मीटिंग कीजिए, और वो हमारे इलाके को अपना बताता है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, संदीप वर्मा जी के कनेक्शन में थोड़ा सा इशू है। हम संदीप वर्मा जी के साथ लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संदीप वर्मा जी से सवाल होगा। संदीप वर्मा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, अब सुन पा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है मेरा सवाल आप तक पहुंचा या मेरा कहने का, मोनिका जी, मैं सवाल नहीं सुन पाया। मैं कह रहा हूँ हमारा जो संवाद है वो कमजोरी नहीं है, हमारा संवाद समर्पण नहीं है, हमारा संवाद है। यदि कोई हमसे कोई बातचीत करता है तो हम उसका जवाब बातचीत से देंगे। यदि कोई हमसे कोई आक्रमण करता है तो उसका जवाब है न कमजोरी है और ना ही राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वप्रथम है। मैं लौटूंगी आपके पास, ये चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और कई सवाल जिनसे आज संदीप वर्मा जी डेफिनेटली बहुत घिरने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। राम पांडे जी, जब बीजेपी ये कह रही है कि ये सिर्फ एक संवाद है, ये सिर्फ एक मीटिंग है, चाइना का डेलीगेशन आता है, अब जब वो आए तो हमने उनके साथ एक मीटिंग की, उन्होंने मिलने को कहा, टेबल पर बातचीत होती है, तो फिर इसको लेकर हो हल्ला क्यों हो रहा है? आप इसे क्यों लेकर कहते हैं कि देशद्रोह क्या है भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर राष्ट्रहित से जुड़ी कोई बात यहां पर नहीं हुई है? तो फिर ये बड़ा मुद्दा कैसे बना? ये मुद्दा बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, और मैं तो कहूंगा ये मुद्दा ही नहीं है। लोगों से मिलना, मेल मुलाकात करना, संवाद करना, विदेश के लोगों से मिलना, विदेश के लोगों को अपने यहाँ बुलाकर मिलना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसको मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। विशेषकर 2014 के बाद से यदि विपक्ष का कोई नेता, कार्यकर्ता, कोई भी यदि विदेशी राजनयिक से मिल ले, विदेशी राजदूत से मिल ले, विदेशी इंसान से मिल ले, विदेश चला जाए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की नजर में देशद्रोही हो जाता है। चाहे वो हमारे हिंदुस्तान का नेता प्रतिपक्ष कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है, वहां जाकर स्पीच दे दे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो देशद्रोही हो जाता है। चीन से कोई सवाल पूछ ले, चीन के बारे में कोई चर्चा कर ले, तो वो देशद्रोही हो जाता है। तो ये देखा जाए तो मुद्दा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारी सरकार थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से युवाओं को भेजा जाता था, दुनिया के लगभग हर देश में भेजा जाता था कि आप जाइए और आपस में संस्कृति का आदान प्रदान कीजिए, मेल मिलाप कीजिए, अच्छे संबंध बनाइए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 से जो विपक्ष के नेताओं को, जनता को, इंसान को, सबको इन्होंने देशद्रोही, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज, पता नहीं कितनी गालियां दी, इसलिए ये मुद्दा बन गया है, अदरवाइज ये मुद्दा नहीं था। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हमारे लिए राष्ट्र प्रथम। अरे जब राष्ट्र प्रथम है तो अभी तो ज्यादा समय नहीं हुआ है ना। क्या पाकिस्तान की हिम्मत थी कि हमसे 4 दिन भी युद्ध कर लेता? वो 4 दिन भी यदि उसने युद्ध किया है तो चीन की दम पर किया है, चीन के हथियारों से उसने युद्ध लड़ा है, चीन के पैसे से युद्ध लड़ा है, चीन की मदद से वो हमारे देश में आतंकवादी भेजता है, चीन वहां सड़क बना रहा है, चीन वहां पैसा दे रहा है। ये तो सीधा सीधा सा आपकी आंखों के सामने चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि मैंने कहा भारत से कि युद्ध बंद कर दो, तो युद्ध बंद हो गया। और ट्रंप ने कहा कई बार वो अलग मैटर है। अब तो चीन भी ये कह रहा है कि भारत ने मेरे कहने से युद्ध बंद कर दिया। तो भाई ये कैसा राष्ट्र प्रथम है कि आप चीन से डर जाते हो? और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है, विदेश मंत्री ने कहा है कि हम चीन से नहीं लड़ सकते हैं, हम चीन से कमजोर हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है,
चीन हमसे पैसे में ताकतवर है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री जयशंकर कह चुके हैं कि हम चीन से लड़ने की हमारे में ताकत नहीं है। तो इस कारण मतलब चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है तो आप चुप बैठे हुए। एक लद्दाख में एक सोशल एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट ने आवाज उठाई कि चीन लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, भारत सरकार कुछ कीजिए। आज बताइए उस सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया जिसके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी थी और उस बेचारे की जमानत तक नहीं हो रही है क्योंकि चीन को खुश करना था कि भाई चीन कब्जा कर रहा है तो क्यों आवाज उठा रहे हो। सुब्रमण्यम स्वामी इनके नेता ने कहा कि चीन हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है तो इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को ही इन्होंने साइडलाइन कर दिया। ये कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र खत्म। अब बताइए गलवान में अब सेना के लोग दोहरा चरित्र जो आपके अनुसार हम माने तो एक दोहरा चरित्र यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या पार्टी के तमाम नेताओं का देखने को मिल रहा है और इसका जवाब संदीप वर्मा जी देंगे। मैं लौटूंगी, संदीप वर्मा जी अपना जवाब तैयार रखिएगा। लेकिन अशोक सिन्हा जी भी हमारे साथ संघ समर्थक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अशोक सिन्हा जी, जब एक सांस्कृतिक संगठन बताता है आरएसएस अपने आप को, उसकी एक सांस्कृतिक पहचान है, तो चाइना डेलीगेशन का आरएसएस से मुलाकात करना ये सवाल खड़े कर रहा है। ये लोगों को रास नहीं आ रहा है, लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा है, विपक्ष के नेताओं के मन में शंका पैदा कर रहा है कि ये मुलाकात, अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं। अगर चाइना डेलीगेशन आता है तो आरएसएस से क्यों मुलाकात करता है, यहाँ पर कौन सा सामाजिक संतुलन बिठाने की कोशिश की जा रही है। जवाब आपका। मोनिका जी, आपने ठीक कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। जहां तक चीन के डेलीगेशन के आने की बात है तो संघ ने उन्हें न्योता देके नहीं बुलाया था। उन्होंने अनुरोध किया कि मैं आपके कार्यालय आना चाहता हूं, आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। हमारा जो दिल्ली का कार्यालय था उसमें वो आए और जो भी उनकी बातचीत हुई हो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि चीन ने यह देखा कि 11 वर्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी मजबूती से शासन कर रही है और लगता है कि आगे भी ये शासन करते रहेंगे लंबी अवधि तक। तो उन्होंने अपने नीतियों के अनुसार वहां भाजपा से भी मिलने आए और फिर उनके संवैचारिक संगठन होने के कारण से संघ कार्यालय में भी आकर के उन्होंने कार्यविधि जानने की कोशिश की, कैसे संघ कार्य करता है, क्या तो उनकी मेथोडोलॉजी है, क्या जिस कार्य तरीके से आप पद्धति कह है। रहे हैं, चलिए पहली बात तो आपने यहाँ पर मुद्दा ही खत्म कर दिया ये कहकर कि मुझे जानकारी नहीं है कि मीटिंग में क्या होता है और बातचीत क्या होती है, ताकि सवाल ही ना किया जा सके कि आपको तो भाई जानकारी नहीं है तो हम सवाल क्या करेंगे। मुद्दा ही खत्म कर दो। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने तो मुद्दा ही खत्म कर दिया। क्या होता है ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि क्या बात हुई होगी ये मुझे नहीं पता। आप वही तो आपने मुद्दा तो कुल मिला के खत्म ही कर दिया ना कि आरएसएस और चीनी डेलीगेशन के बीच में क्या बात होती है एक कमरे के अंदर। आपने वो टॉपिक ही खत्म कर दिया कि आप उस बात से तारुफ रखते ही नहीं हैं, आपको जानकारी ही नहीं है। तो जब आपने एक लाइन में ये कह दिया यानी कि अब हम सवाल ही नहीं कर सकते कि अब आप बताइए ये मीटिंग होती है, क्या मायने निकालें या क्या है या फिर क्या बात हुई, हम तो पूछ ही नहीं सकते। आपने तो टॉपिक ही खत्म कर दिया। नहीं, मैं बता देता हूँ, बहुत से राजदूत, बहुत से देशों के प्रतिनिधि आते हैं कार्यालय में, वो हमसे समझने की कोशिश करते हैं कि आप कार्य कैसे करते हैं, कैसे आपका स्वरूप क्या है। तो ये कार्य पद्धति अगर कोई समझने आता है तो वो अपना सारा मेथड। चीनी डेलीगेशन ने क्या समझने की कोशिश की? चीनी डेलीगेशन का अपना विस्तारवादी नीति अपनी जगह पर है और भारत अपने इंडिया फर्स्ट के नीति पर अपनी जगह पर है। दोनों में कोई राजनीतिक वार्ता नहीं हो रही थी और न ये राजनीतिक संगठन था। इनको ये कहना था कि आप किस प्रकार से आप मदद करते हैं, क्या कैसे आप कार्य करते हैं, ये उनके प्रश्न थे। और जहां तक मेरी जानकारी कि उनको यह कह करके बताया गया कि हमारा संगठन कैसे काम करता है। तो यानी कि अब हम चाइना को सिखा रहे हैं कि आपको कैसे चलना है, कदम कैसे आगे बढ़ाना है और क्या करना है, और वो बहुत बखूबी हमसे सीख भी रहे हैं बैठकर। जी अच्छा, बताइए बताइए कैसे कैसे आप क्या क्या करते हैं, हमें बताइए, हम भी वही चीज करें। देखिए हमारे चीन के संबंध हेट एंड नीड के आधार पर हैं और वही रहेंगे। कोई नीति न चीन ने बदला है, भारत ने बदला है।
और जहां तक तो देशद्रोहिता के ये जो आरोप का नीड सवाल वाली, है, ये मैं बता टेक दूं एंड कि नीड के संबंधों की बात अगर आप करते हैं अशोक सिन्हा जी, तो ये टेक एंड नीड वाले जो संबंध हैं, आप ये बताइए, आज चाइना थप्पड़ मारेगा तो तब आप पलट के थप्पड़ मारेंगे, आज चाइना दोस्ती का हाथ कल आकर बढ़ाएगा तो आप भी वो हाथ स्वीकार कर लेंगे, फिर वो परसों आएगा, फिर वो आकर एक पंच मारेगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं अब तो अब हमें भी पंच मारना है, फिर वो अगले दिन आएगा, वो कहेगा लीजिए हमारी तरफ से कैंडी, तो आप कहेंगे लीजिए हमारी तरफ से भी कैंडी। क्या अब ये सिस्टम चलेगा? क्या हमारी कोई एक रणनीति नहीं है चाइना को लेकर? देखिए, राजनीति में आ रही हूं और संदीप वर्मा जी। फॉरेन पॉलिसी के मैटरों में कोई स्थायी दोस्त स्थायी दुश्मन नहीं होता है। तो कल को और पाकिस्तान पड़ोसी भी हमारा संबंध दोस्त होने बन चाहिए जाएगा क्या? अच्छे। कल को पाकिस्तान भी हमारा दोस्त बन जाएगा क्या? हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी को दुश्मन नहीं मानता। वह कहता है कि आज का दुश्मन कल का हमारा स्वयंसेवक होगा, कल हमारा होगा। इसलिए हम यह स्थायी रूप से किसी को दुश्मन नहीं मानते। अशोक और सिन्हा जी, मैं अचंभित देश हूँ के आपकी अंदर बातें मानते हैं किसी को सुनकर। दुश्मन। अशोक सिन्हा जी, आप बहुत सीनियर हैं, बट मैं बहुत अचंभित हूँ आपकी बातें सुनकर। कल को पाकिस्तान भी कहेगा, आप कहेंगे, कहते हैं कि हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, हम सबको अपनी विचारधारा में जोड़ते हैं। कल पाकिस्तान आके विचारधारा में जुड़ेगा तो कल हम पाकिस्तान को भी अपने साथ ले लेंगे। आप बताइए ना। नीति है कि हम अखंड भारत, हमारी घोषित नीति है कि हम अखंड भारत चाहते हैं। हम पाकिस्तान हमारा हमसे अलग हुआ है, हम उसे भी लेना चाहते हैं, बांग्लादेश को भी लेना चाहते हैं। और हमारी यह नीति है कि जो हमारा अखंड भारत था वो हमारे साथ होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये आपकी नीति है। और सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ हैं। सर, सारी बातें आपने सुनी, संदीप वर्मा जी की आपने सुनी, अशोक सिन्हा जी की आपने सुनी, राम पांडे जी का पक्ष, उनके सवाल आपने सुने। मतलब ये जो मीटिंग हुई है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस कहलाते रिश्ते का जो मतलब मैं अभी तक की चर्चा में समझ पाई हूँ, जो 10-12 मिनट की चर्चा हुई है, कि चाइना ने आज आकर हमें टी ऑफर की तो हमने चाय की प्याली पे चुस्की मारते उसके साथ चाय की प्याली ले ली। लेकिन ये वो चाइना है जो उस चाय में कब विष मिला दे हम भरोसा नहीं कर सकते। स्टिल हमारा रवैया ये रहेगा कि आइए आप आ रहे हैं तो हम आपका वेलकम कर रहे हैं। ये हमारी रणनीति है। ये जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। देखो मोनिका, 7 अगस्त 2008 को भी सीपीसी के बड़े नेता देश में आए थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हैतोबा की थी कि क्या गुप्त समझौता हो गया, क्या गुप्त रणनीति बन गई। और लगभग मुझे याद है उस समय 2 दिन तक लगातार बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें समझौते में निकल के आया कि क्या रहा कि राजनीतिक सहयोग एक दूसरे को करेंगे, वैचारिक संवाद एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, नेतृत्व प्रशिक्षण और रणनीतिक चर्चा होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तालमेल कैसे बैठेगा। इन 4 मुद्दों को लेकर के कांग्रेस और सीपीसी के बड़े नेताओं के बीच चर्चा हुई, जिसमें हम कहें कि अहमद पटेल साहब उसमें थे, के.आर. नारायण जी उसमें रहे, जो विदेशी मामलों की जो कमेटी होती है उसके वरिष्ठ सदस्य थे। और 2008 के बाद जो कुछ भी हुआ, 2009 में कांग्रेस की सरकार आती है, फिर उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। जिन सीपीसी नेताओं के साथ मीटिंग कांग्रेस की हुई और हैतोबा किया 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो कांग्रेस तो चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया जाता है, आमंत्रित करते हैं। कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए और भारतीय जनता पार्टी का जब आप देखेंगे नरेंद्र मोदी का जब शपथ ग्रहण समारोह था तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश का प्रतिनिधि वहां ना हो। यहां तक पाकिस्तान से भी आए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अन्य सभी देशों से। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल पिछले 1 दशक से देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की क्या रणनीति है, रशिया के साथ कौन है, चाइना के साथ कौन है, यूरोपीय देशों के साथ कौन है, ये तय नहीं हो पा रहा है। दोस्त दोस्त नहीं रहे, दुश्मन दुश्मन नहीं रहे। और ये रणनीति आप देखिए कि अमेरिका ने जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई उनसे अलग होकर ये संदेश दे दिया कि जिसके लिए हमने अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई थी उनका कोई मतलब नहीं रह गया।
उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हिसाब से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चलाना चाहा और चले भी। संयुक्त राष्ट्र परिषद का आज तक हमारा देश सदस्य नहीं बन पाया, और जब जब मीटिंग होती है बड़े बड़े बयान आते हैं और लास्ट में आता है कि एक वीटो पावर आया और उसने मना कर दिया, इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद का सदस्य नहीं बन पाया। ये पिछले लगभग 5 दशक से ये खेल खेला जा रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि कई संगठन बने, G20 आ गया, G7 आ गया, G5 आ गया, उससे भी बात नहीं बनी, क्वाड आ गया। और जब देखा अमेरिका ने कि ये सब बेईमानी साबित हो रही है, सारे देश बड़े सक्रिय हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, तो उन्होंने सबको अलग कर दिया और वही धौंस दिखाने लगे जो ट्रंप साहब आजकल दिखा रहे हैं। और ये जो संघ समर्थक सिन्हा साहब जी जो कह रहे थे, अशोक जी, बिल्कुल बचकानी जैसी चीजें हैं। इसलिए बचकानी चीजें हैं कि इतने बड़े स्तर पर जब मीटिंग होती है तो ऐसे नहीं फोन पे कह दिया हम आ रहे हैं मिलने के लिए, आ जाइए आप चाय पीने के लिए, वार्ता कर लेंगे। मुझे लगता है महीनों से तैयारी हुई होगी, और ये भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम मीटिंग करेंगे तो मीटिंग करने के बाद देश में क्या होगा, राजनीतिक दल क्या आरोप लगाएंगे। ये माइंड मेकअप होगा पहले से, क्योंकि वही कृत्य भारतीय जनता पार्टी 2008 में कर चुकी है। तो ये सब समझ रहे होंगे कि हमने जब आरोप लगाए थे तो हम पे भी आरोप लगेंगे। तो ये तो ऐसा है तो नहीं है कि बीजेपी मुख्यालय जा रहे हैं तो अचानक कोई घुसा हुआ चला जाएगा। विचारों का आदान प्रदान हुआ होगा, ड्राफ्ट कोई तैयार हुआ होगा, कुछ लोगों ने मध्यस्थता भी की होगी, समय निर्धारित हुआ होगा, रुकने का प्रावधान तय हुआ होगा, कहाँ रुकेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ मीटिंग होगी। ये सब ऐसा नहीं है कि फोन पे ही सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ। लेकिन यहाँ ये जरूरी है मोनिका कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ अभी चल रहा है जी, वो सब देश अचंभित हैं, जाहिर सी बात है। और ये तय नहीं कर पा रहे कि 2026 में या 2027 में कौन देश किसके साथ खड़ा होगा, कौन किसका दोस्त होगा, कौन उसका दुश्मन होगा। तो ये मीटिंग है जो डॉक्टर राम पांडे ने कहा कि जो मीटिंग है पहले से भी होती आई है, अब भी हो रही हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ और नुकसान के लिए लोग बयानबाजी करते हैं। तो आज मैं देख रहा हूं ना कि सुबह से कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े नेता कुछ बोल रहे हैं जी। 2008 में ऐसा ही देखा मैंने कि कांग्रेस बचाव की मुद्रा में थी, वही पिक्चर यानी कि रिपीट हो रही है जो 2008 में थी, वही पिक्चर अब आज 2026 में रिपीट हो रही है। तो फिर इसे दोहरा चरित्र क्यों कहा जाए, क्योंकि ये पिक्चर तो पूरी सेम है, बस ये है कि अदला बदली हो गई है रोल्स की। संदीप वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत माफी चाहूंगी संदीप वर्मा जी, मैं आपसे आपका जवाब लूंगी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, सारे मेहमान हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहे, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप देखते रहिए प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल में आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी और सीईसी की मीटिंग की। चाइना का एक डेलीगेशन जिसकी मुलाकात होती है बीजेपी के नेताओं से बीजेपी दफ्तर में। अब ये जो मुलाकात होती है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और इसको भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र कह रहा है, और न सिर्फ दोहरा चरित्र कह रहा है बल्कि सवाल उठा रहा है कि क्या बीजेपी भूल गई है, क्या हमारी सरकार भूल गई है कि गलवान में क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान का साथ चाइना ने दिया, इसी चाइना ने दिया जिसके नेताओं के साथ आप दिल्ली में बैठकर मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं। सवाल तमाम है और उन्हीं सवालों का जवाब लेने की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। संदीप वर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर राम पांडे जी कांग्रेस की तरफ से हैं, अशोक सिन्हा संघ समर्थक हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। संदीप वर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात आप रखिए, जो भी आप कहना चाह रहे थे, जो रिवर्ट आप देना चाह रहे थे। और साथ ही अहम सवाल ये कि जो कांग्रेस की तरफ से पूछा गया, जो राम पांडे जी ने पूछा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र हो गया, जब विपक्ष का कोई नेता मुलाकात करता है तब आप देशद्रोही कह देते हैं, जब राहुल गांधी किसी इंटरनेशनल लेवल पर किसी मंच पर कोई स्पीच देते हैं तब आप कहते हैं कि देशद्रोही है, या फिर कोई ऐसी बात उन्होंने कर दी है जो राष्ट्रहित की नहीं है। तो अब जब बीजेपी की ये मुलाकात होती है तो फिर इसको लेकर सवाल क्यों ना खड़े हों? राहुल गांधी पर भी आऊंगा, पहले मैं जो अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि किसी भी देश के, जैसे मैंने पहले कहा कि संवाद करना एक राष्ट्रीय पार्टी का किसी राष्ट्रीय पार्टी से कोई एक सामान्य प्रक्रिया है। मगर हाँ, यदि कोई रणनीतिक
नीति हो वहां, या सैन्य कोई नीति हो, या कोई और व्यापारिक नीति हो, तो समझ में आता है कि आपने कोई नीति बनाई या कोई एक फैसला लिया। मगर एक ये पार्टी टू पार्टी जो संवाद है वो एक सामान्य प्रक्रिया है। मगर कांग्रेस की जहां तक बात आती है, कांग्रेस के समय में, कांग्रेस जब सरकार में थी तो चीन ने जो जमीन कब्जाई वो जग जाहिर है। वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, सभी पार्टी जानती हैं कि चीन ने उस समय क्या किया। ये देश की जनता जानती है कि चीन ने कितनी जमीन कब्जाई, जो आज तक जो ये कांग्रेस जिसे बचा नहीं पाई। दूसरी बात कि क्या, जो राहुल गांधी की जो बात हो रही थी, राहुल गांधी जब भी कहीं जाते हैं तो वो अपने देश को बदनाम करते हैं, वहां पे इस तरह का व्यक्तित्व देते हैं, इस तरह का भाषण देते हैं जिससे हमारे देश की राजनीति को, हमारे देश के लोकतंत्र को, हमारे देश को ठेस पहुंचती है। वो हमारे देश की छवि खराब करने जाते हैं। खूब जाए, कहीं भी जाए वो जा सकते हैं, मगर यदि आप वो कहते हैं ना, जैसे हम एक परिवार में हैं और हम कहीं दूसरे घर में जाके अपने घर की ही बुराई कर रहे हैं, तो वो उस तरह का उनका चरित्र है, उस तरह का उनका चाल चलन है। यदि वो देश की बाहर जाकर, कम से कम आप विपक्ष के नेता हो, आप अपने संसद में आप मुद्दे उठाते हो, आप जो आपकी सरकार है उसके प्रति आप कोई कड़ा अपनाते हो, समझ में आता है। मगर आप देश के बाहर जाकर यदि अपने देश को नीचा दिखाते हो, देश के कहीं ना कहीं बातों की बुराई करते हो, तो वो चीज अच्छी नहीं है। इसी कारण है कि लोग और इस देश की जनता कांग्रेस को दरकिनार कर रखा है। कारण यही है, क्योंकि देश से प्रेम नहीं है इन्हें। ये नीति जो करते हैं, ये जो फैसले लेते हैं, ये जो अपनी सरकार में चलाते हैं, तो गुप्त फैसले करते हैं। मगर हमारी आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार ने फैसले लिए वो सब जग जाहिर है। वो ऐसा नहीं है कि हमने राष्ट्र विरोध करके कोई जमीन किसी को दे दी, कोई इस तरह का समझौता कर लिया। हम तो दो टुक करते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे और भी कोई देश हो। और ये बात हो रही है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है चीन। यदि यही चीज मान लो हमारी रूस से हो, ये चीज हमारी फ्रांस से हो या हमारी इंग्लैंड से हो, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर क्योंकि चीन से जैसे हमारे रिश्ते रहे हैं उसको लेके, और वो रिश्ते बने कैसे हैं, संदीप वर्मा जी, अगर राहुल गांधी की किसी, अगर मान लीजिए ये अभी मीटिंग ना हुई होती, सपोज दैट मीटिंग ना हुई होती, राहुल गांधी के किसी चीनी नेता के साथ कोई तस्वीर आ जाती जी मीटिंग की, तब बीजेपी का क्या रिएक्शन होता? जी, चीनी नेता के साथ यदि उनकी फोटो आती तो किस संवाद में आती, किस प्रक्रिया में आती? क्या वो वहां जाके उनसे गुपचुप कोई मीटिंग कर रहे हैं? तो आप इस चर्चा में ये लाइन कह रहे हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि सवालों की बौछार लग गई होती और ये एक वर्ल्ड लेवल टॉपिक बन चुका होता। मोनिका जी, जो भी चीज मैं बोलता हूँ बहुत सोच समझ के, तथ्य के आधार पर बोलता हूँ। यदि वो कहीं जाके मीटिंग कर रहे हैं, और किस तरह की मीटिंग कर रहे हैं, अकेले जाके मीटिंग कर रहे हैं, उनका कोई डेलीगेट जा रहा है वो मीटिंग कर रहा है, कोई देश को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां जाके, तो समझ में आता है। यदि आप किस तरह की आप बात करते हैं और किस तरह के उसके खबरें आती हैं, तो उसमें हमें ऐतराज है। वो किसी भी चीनी नेता से मिले, किसी पाकिस्तान के नेता से मिले, और वो यदि उस तरह की गंभीर छवि वहां कर रहे हैं, मान लो पाकिस्तान में जाके यदि वो किससे मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका विरोध होगा। मगर आप चीन जाके यदि किसी नेता से मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है उसका विरोध होगा। मगर आप यदि एक संवाद कर रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, या आपका डेलीगेशन, कांग्रेस का डेलीगेशन इस संवाद का एजेंडा क्या रहा? जो ये मीटिंग होती है 12 तारीख को सोमवार को जो ये मीटिंग होती है, इस संवाद का, जिसे आप पार्टी टू पार्टी संवाद कह रहे हैं, इसका एजेंडा क्या रहा? क्या इसमें गलवान का जिक्र हुआ? क्या इसमें सीमा विवाद का जिक्र हुआ? क्या इसमें एलएसी का जिक्र हुआ? क्या इसमें शक्साम घाटी का जिक्र हुआ? कुछ ऐसे मुद्दे छुए गए या फिर नॉर्मल मीटिंग रही? हाउ आर यू, कैसे हैं आप, यही सब? देखिए मोनिका जी, अभी जैसा अशोक जी ने भी बोला कि जो पार्टी की जो बातें होती हैं, चाहे वो चीन के लोग आके हमसे बात किए, अब वो वार्तालाप जो है उसमें ये तो है नहीं कि सैन्य समझौता कर दिया कोई, उसमें ये तो है नहीं कि कोई राजनीतिक समझौता कर दिया। 7 अगस्त 2008 जो तारीख, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात कि कोई सैन्य समझौता नहीं हुआ। मैं अपनी बात पूरी कर दूं, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। यदि उन्होंने हमें कोई हमसे कोई आग्रह किया 11 साल में, एक सेकंड, यदि उन्होंने 11 साल में किसी देश का कोई राजनीतिक, अरे सुनिए ना संदीप जी, क्या 11 साल में किसी देश से कोई राजनीतिक दल आया है क्या मिलने के लिए देश में?
किसी और देश से कोई क्या कह राजनीतिक रहे हैं? पार्टी के दोबारा बोलिए। प्रतिनिधि आए हैं क्या? सुनील कौशिक जी किसी का और देश सवाल से, है कि किसी क्या किसी और राजनीतिक देश दल के से कोई प्रतिनिधि- और राजनीतिक दल बीते 11 सालों में मुलाकात करने आया है क्या? ये सवाल डॉक्टर सुनील कौशिक जी का है। देखिए ये मुझे बहुत ज्यादा ये तो जानकारी है नहीं कि कौन सा दल ऐसा आया है, मगर हाँ चीन का जो दल आया है मैं उसके बारे में आपको ये बता सकता हूँ। डिबेट हमारी उसी के लिए है। उन्होंने यदि हमसे एक मिलने के लिए आग्रह किया है, ठीक है, हमने उन्हें आग्रह का न्योता दिया है और वो आके मिल रहे हैं और वो बात कर रहे हैं। तो अब वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक वैचारिक बात हुई है, अपने देश की हुई है, हमारे देश की हुई है, उसमें कोई समझौता नहीं हुआ। इस चीज को आप इतना भी बड़ा कर लें, इसमें आप ये निचोड़ निकाल दें, यदि इस वार्तालाप में ये निचोड़ निकाल दें कि हमने राष्ट्र को पीछे रखते हुए हमने उनसे कोई बात की है, कोई इस तरह का फैसला किया है, तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते, ना ही हमारे डीएनए में ऐसा है। तो डीएनए में ऐसा नहीं है, ये संदीप वर्मा जी कह रहे हैं। ये पार्टी टू पार्टी संवाद था। डॉक्टर राम पांडे जी ये क्लैरिफाई बार बार संदीप जी कर रहे हैं, ये पार्टी टू पार्टी संवाद था। राहुल गांधी भी अगर कुछ कह दें या मान लीजिए चीनी नेता से मुलाकात करते हैं तो किस संदर्भ में करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड्स कि क्या उस पिक के मायने निकाले जाएं। पर इन सबसे पर एक सवाल मैं और आपके लिए महत्वपूर्ण एड ऑन करना चाहती हूँ। सलमान खुर्शीद से भी तो मुलाकात हुई है सर। अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपकी पार्टी के एक नेता ने भी तो मुलाकात की है। अगर संघ ने मुलाकात की है तो उसी के साथ उसी दिन सलमान खुर्शीद ने भी मुलाकात की है। अब इस पर कांग्रेस क्या कहेगी? इस पर आपकी तरफ से कोई जवाब? मेरी शुरुआती यहीं से हुई थी कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने शुरुआत में सबसे पहले यही कहा था कि संवाद होना चाहिए, मुलाकातें होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। कांग्रेस और मैं स्वयं इस बात का समर्थन करता हूं, मिलना चाहिए। सलमान खुर्शीद मिले, ये अच्छी बात है। बात यह कि भारतीय जनता पार्टी इस संवाद का विरोध करती है ना। भारतीय जनता पार्टी जब इस संवाद का विरोध करती है तो नैतिकता के आधार पर कहें या किसी भी दृष्टि से हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा देखिए, इन्होंने स्वयं ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। चीन ने कब्जा किया ना, कांग्रेस की सरकार के समय किया, आपकी बात मान लो, लेकिन वो जमीन तो देश की थी ना, कांग्रेस की जमीन तो नहीं है ना, वो भारत की जमीन थी ना। जब वो भारत की जमीन पर आपके मुताबिक कब्जा करके बैठा है और तब भी आप उसको झूला झुला रहे हैं, तब भी आप उसके गले मिल रहे हैं, आरएसएस के कार्यालय में बिठा रहे हैं, आप उसके लिए लाल आंखें बोलते थे, लाल कारपेट बिछा रहे हैं, तो ये देशद्रोह नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वयं ने कहा कि भारत की जमीन पर कांग्रेस के जमाने में चीन का कब्जा है। अरे जमीन तो वो भारत की है ना, जमीन तो हमारे देश की है। जब उसका कब्जा है तो उससे हमें राम पांडे जी, अगर हमारे देश की जमीन पर कब्जा है, चले कांग्रेस के जमाने को भूल जाते हैं मैडम। राम पांडे जी, एक सेकंड जी, अगर कांग्रेस के जमाने को भूल जाते हैं, कांग्रेस के शासनकाल को भूल जाते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे देश की जमीन पर कब्जा है, तो ये बात तो सलमान खुर्शीद को भी याद रहनी चाहिए थी कि जिस चीनी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, इन्हीं चीनी नेताओं ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इन्हीं चीनी नेताओं ने जस्ट एक दिन पहले, क्योंकि 13 को वो मिलते हैं, 12 को यही चीनी नेता शक्सगाम घाटी को एक बार फिर से अपना बताते हैं, वीडियो जारी करते हैं और दावा करते हैं। तो ठीक एक दिन पहले क्या सलमान खुर्शीद वो भूल जाते हैं? मैं कितनी बार बोलूं, हम संवाद का समर्थन करते हैं सर। संवाद के समर्थन में मैं ये बात के लिए आपके साथ एग्री हूं, संवाद का समर्थन आप करते हैं, ये बात एग्री हूं। अगर संवाद का आप समर्थन करते हैं, अगर आप ये वाली बात कहते हैं, तो फिर सुप्रिया श्रीने जो कांग्रेस की दिग्गज प्रवक्ता हैं, वो खुद ये बड़ा बयान देती हैं और वो कहती हैं कि वेंटिलेटर पर चली गई है भारत की विदेश नीति। वो कहती हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम ये भूल गए कि चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था। सुप्रिया श्रीने सिर्फ इतना ही नहीं कहती, वो ये भी कहते हैं कि शक्सगाम घाटी को, जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी को चाइना अपना बताता है। एक बार फिर से वो दावा कर रहा है। लाल आंख का क्या हुआ, ये सुप्रिया श्रीने सवाल उठाती है, मैं नहीं कह रही। उन्होंने ही 12 तारीख को ये सवाल उठाए। 12 तारीख को आप सब लोगों ने ये तमाम मुद्दे उठाए कांग्रेस की तरफ से, जिसे आप नॉर्मल संवाद कह रहे हैं।
तो फिर यही संवाद जब सलमान खुर्शीद के साथ होता है, तब अगर बीजेपी सवाल खड़े या फिर मीडिया सवाल खड़े करे तो उस पर प्रॉब्लम क्यों? फिर आप उसको सिर्फ एक लाइन में क्यों समेट रहे हैं कि ये तो संवाद था, संवाद में कोई दिक्कत ही नहीं है? तो जो बातें आप सरकार के लिए उठा रहे हैं वो बातें आपके लिए भी तो लागू हो रही हैं। देश तो हम सबका है ना, बीजेपी या कांग्रेस का थोड़ी है, आपका, संदीप जी का, अशोक जी का, सुनील जी का, मेरा, सबका है। भारतीय जनता पार्टी संवाद का विरोध करती है, हम उस भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। हाँ। और अभी आरएसएस के समर्थक हैं, बैठे ना आपके सामने, और मेरी बात सुनिए, आरएसएस के समर्थक बैठी हैं, अशोक सिन्हा जी कई बार आ चुके हैं और वरिष्ठ लीडर हैं। आप बताइए, उन्हें नहीं पता कि आरएसएस से क्या बात हुई है? तो ये पर्दे के पीछे बात तो ये लोग कर रहे हैं ना। सलमान खुर्शीद के साथ क्या बात हुई है राम पांडे जी? जी मैं बोल रहा हूं ना, आरएसएस के नेता को नहीं पता कि क्या बात हुई। और दूसरी बात सुनिए, जो सलमान खुर्शीद है वो प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है, रक्षा मंत्री नहीं है, किसी को आदेश नहीं दे सकते, किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते। वे केवल बात कर सकते हैं, भाई चीन कैसा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, क्या बात हुई है वो बता दीजिए ना। चीन कैसा है, क्या बात हुई है, तो वो बात हमें बता दीजिए ना सर। मैं तो ये कह रही हूँ, सरकार के लिए हम एक पॉइंट के लिए ये सोच सकते हैं, और मैं पहले ही आपसे ये सवाल करने से पहले कह दूं, आप मुझ पर सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। कुछ भी बात की हो, सपोज करो आप उसको बहुत नेगेटिव में ले जाइए उस सलमान खुर्शीद जी की बात को। सलमान खुर्शीद जी क्या डिसीजन ले सकते हैं? क्या उनके पास सर बल्कि कोई मैं यही तो सलमान क्या? खुर्शीद जी की सराहना कर रही हूँ, और इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी की सराहना कर रही हूँ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं भी बार बार वही कह रही हूँ, समर्थन में करता हूँ। मैं भी वही कह रही हूँ कि मैं भी समर्थन करती हूँ। चलिए, मैं पहली बात तो मैं समर्थन नहीं करती हूँ, मुझे ये मीटिंग अच्छी नहीं लगी ऑन पर्सनल लेवल। अभी आरएसएस के अशोक सिन्हा जी ने कहा इसके बाद कि आरएसएस अंतरराष्ट्रीय लेवल का संगठन है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का संगठन है। तो फिर बताएं, पाकिस्तान में कार्यालय कहाँ है, चीन में कार्यालय कहाँ है, बांग्लादेश में कार्यालय कहाँ है, अफगानिस्तान में कार्यालय कहाँ है? इसका मतलब आप इन सब देशों से अंदर से मिले हुए हो। जब आप कह रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे और हमारे कार्यालय हर जगह, एक बात बताइए, ये एक एनजीओ है, एक एनजीओ दूसरे एनजीओ से क्यों नहीं मिलते हैं? थोड़ी सी कमी है, जल्दी अभी और भी हिंदुस्तान में एनजीओ है, लाखों एनजीओ है, लाखों एनजीओ है, नोबेल पुरस्कार विजेता एनजीओ है। सुनिए सर, बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला है, जब भी आपके पास बॉल आती है आप लगातार बोलते हैं और बात नहीं सुनते हैं, और लास्ट फिर आपका होता है आप मुझ पर आरोप लगाते हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ अशोक सिन्हा जी से, चलिए ये सारे सवाल होंगे जो अभी आप सवाल उठा रहे हैं, और आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि मैंने संदीप वर्मा जी से सवाल नहीं किए या मैंने सरकार से सवाल नहीं किए। किस बुरी तरीके से संदीप वर्मा जी सवालों से घिरे हैं ये आप भली भांति जानते हैं कि आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं ये कह रही हूँ सरकार के साथ, मैं आ रही हूँ संदीप वर्मा जी, एक सेकेंड, मैं ये कह रही हूं कि सरकार के साथ, चलिए मान लीजिए कुछ लीगैलिटीज हो सकती हैं कि दोनों के बीच में क्या बात हुई वो उसको अगर सार्वजनिक नहीं कर पा रहे, मान लीजिए 1% लीगैलिटीज हो सकती हैं या लीगैलिटीज ना भी हो। मैं ये कह रही हूं सलमान खुर्शीद के पास कोई आधिकारिक अधिकार तो है नहीं है, वो बता सकते हैं कि उनकी मीटिंग में दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ, वो ये बता सकते हैं। तो कांग्रेस क्या ये बता रही है कि सीपीसी और सलमान खुर्शीद के बीच में क्या बात होती है? आपके पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि अगर वो बता देंगे क्या बात हो गई तो गोलियां चल जाएंगी, सत्ता आपकी तो है नहीं। एक नॉर्मल पार्टी और एक नेता के बीच में संवाद हुआ, संवाद का तो स्वागत करते हैं, तो बता दीजिए क्या संवाद हुआ है? सलमान खुर्शीद मीडिया से भागते नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी भागते हैं। हमारा एक एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, आप सवाल पूछिए। नरेंद्र मोदी जी मीडिया का अपमान करते हैं, 11 साल से उन्होंने मीडिया को कोई उत्तर नहीं दिया। अब मेरी बात सुनिए, ये जो जी, अब मेरी बात सुनिए, बॉल आती है तो मुझे सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलता है, फिर आप मेरे को, मुझे पता है मैं आपसे बार-बार सवाल दागूंगी, मैं आपसे बार-बार सवाल दागूंगी तो आप मेरे पर आ जाएंगे कि मैं अपने घर बुला के जो मीटिंग हुई है, घर बुला के भारत सरकार की परमिशन से उनकी मीटिंग हुई है, और क्या मीटिंग हुई है क्यों नहीं पूछा आपने सवाल? मैं मीडिया से पूछ रहा हूँ, सलमान खुर्शीद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मीडिया ने उनसे क्यों नहीं सवाल पूछा? जब वो चाइना के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो मीडिया का फर्ज नहीं बनता है कि सलमान खुर्शीद से सवाल पूछे? क्या प्राइम न्यूज का फर्ज नहीं बनता है कि उनसे सवाल पूछे? मोनिका जी आपसे, आप बता दीजिए, पूछा हो तो आप उनसे पूछिए।
तो वही तो पूछ रहे हैं ना सर, और क्या पूछ रहे हैं? अब आप मुझे ये बताइए कि हम सवाल पूछ रहे हैं, राम पांडे जी, अब आप मुझे ये बताइए कि सवाल पूछने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे अभी तुरंत? पांडे जी आप प्रवक्ता हैं, आप बताइए ना, सवाल नहीं पूछेंगे ना, प्रवक्ता तो पार्टी के इसीलिए है ना, क्योंकि वो पार्टी की तरफ से चीजों का जवाब देंगे, तो आप जवाब से भाग रहे हैं। संदीप जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सरकार की तरफ से जवाब देने ही तो बैठे हैं ना, तो आप भी तो कांग्रेस की तरफ से जवाब देने बैठे हैं। ये संघ समर्थक ने कहा है कि आरएसएस की और उनकी गुप्त मीटिंग हुई है, हमें नहीं पता। ये अशोक सिन्हा जी ने कहा है मुझे नहीं पता उनकी गुप्त मीटिंग हुई है। ये तो संघ समर्थक है ना, इनको तो जानकारी होनी चाहिए ना क्या मीटिंग हुई है। अपने पर बॉल आती है तो आप हमेशा दूसरे पाले में डालते हैं और जवाब आपके पास नहीं है। राम पांडे जी, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। बहुत कम शब्दों में फटाफट सुनील कौशिक जी के पास मैं आना चाहूंगी और बहुत कम शब्दों में जवाब चाहूंगी। ओके, मैं लौटूंगी। जवाब नहीं मिला, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सुनील कौशिक जी, बहुत छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि इसे आगे आने वाले समय के लिए, पॉलिटिक्स के लिए एक नैरेटिव या फिर एक बड़ा टॉपिक बनाया जाएगा, ये जो मीटिंग हुई है? और दूसरा, सलमान खुर्शीद से जो मुलाकात होती है, कांग्रेस के बाकी नेता उसमें नहीं होते हैं, सिर्फ अकेले सलमान खुर्शीद होते हैं, क्या कांग्रेस की अंदरूनी फूट उजागर हुई है? कम शब्दों में जवाब। नहीं, देखो, निश्चित तौर से प्रवक्ता होने के नाते राम पांडे जी को बताना चाहिए क्या मीटिंग हुई है। अशोक सिन्हा तो केवल समर्थक हैं, आप तो प्रवक्ता हैं पार्टी के। समर्थक और प्रवक्ता में बहुत अंतर होता है। समर्थक तो कोई भी हो सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, यही रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी की देखनी पड़ेगी कि जब 2008 में 7 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल आया सीपीसी का, तो भाजपा के किसी नेता से नहीं मिला, केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हुआ। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही हो कि कोई ऐसा सवाल खड़ा न किया जाए, जैसे मोनिका आप खड़ा कर रही हैं कि केवल हमसे ही मिल गए, विपक्ष के नेताओं से नहीं मिले। अब वो तो दोनों पार्टी के नेताओं से मिल ली है, कांग्रेस के नेता से भी मिल ली है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मिल ली है। दूसरा, पांडे जी अध्यक्ष या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री होना आवश्यक नहीं है। हमने भी बहुत सारी स्टोरी कवरेज की। रणनीति तय होती है गुप्त कमरों में, और रणनीति में ये होता है कहां से शुरू होगा, क्या मुद्दे होंगे, कहां एक दूसरे का सहयोग होगा। तो ये कहना, और वो आप देखिए 7 अगस्त 2008 की जो भी आप लोगों के बीच मीटिंग हुई, मौखिक तो चर्चा हुई, अहमद पटेल साहब ने मौखिक तो बता दिया, लेकिन वो दस्तावेज जो हुआ वो आज तक भी उजागर नहीं हुआ। 2017 में जो राजदूत से मुलाकात राहुल गांधी जी की हुई, वो आज भी बाहर नहीं आई। जाहिर सी बात, तो ये सब चीजें चलती हैं रणनीतिकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आप देखेंगे कि अमेरिका क्या कर रहा है इस समय। अमेरिका के सब जगह सारे राजनीतिक दलों से संबंध है। अभी ईरान में क्या हुआ, विपक्ष के ऊपर हाथ रख दिया। तो ये है। और एक जो अमेरिका में एक ऐसा ग्रुप, मैं मानूंगा एक कॉकस है, मैं कॉकस शब्द यूज कर रहा हूं, वो यही काम करता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस देश में सत्ता, समय की बहुत कमी है मेरे पास। सुनील जी, मैं बहुत माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। अशोक सिन्हा जी, जिस वैचारिक विचारधारा की आप बात कर रहे हैं कि चीनी डेलीगेशन के साथ बात हुई और बाकी बातें तो चलिए आपको नहीं पता, क्या धार्मिक मुद्दों को लेकर भी बात हुई, क्या तिब्बत को लेकर भी बात हुई, क्या आप कुछ बता सकते हैं? फाइनल कमेंट्स। इस पैनल में जो 5 लोग बैठे हुए हैं आपके साथ मिला करके, ये कोई भी उस डेलीगेशन में उनको क्या बात हुई न तो भाजपा का पता है आपको, न संघ को पता है। तो हमें कैसे पता हो सकता है? मैं भी तो उस डेलीगेशन में था नहीं, ना वहां बैठा हुआ था। तो सवाल यह है कि ये कुल मुद्दा है जवाबी कव्वाली का। क्योंकि कांग्रेस के नेता गए थे चीन में, उन्होंने एमओयू पे दस्तखत किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसका जवाब कांग्रेस को देना है, वो जवाबी कव्वाली करनी है। तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया और ये कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है कि आप जैसे भाजपा चिल्लाई थी वैसे ही कांग्रेस अब कहती है कि हम भी चिल्लाएंगे, आपसे मिलने गए। भाई एमओयू पे दस्तखत करते हुए कहीं भाजपा का चित्र नहीं आया है। अब जहां तक इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बात कही, मैं बता दूं कि विश्व में 50 देशों में 203 देशों में से 50 देशों में संघी शाखाएं लगती हैं। हमारे प्रचारक रोकना पड़ रहा है, कार्यक्रम में कुछ समय बाधा मेरे साथ है और उस वजह से मुझे आप सभी को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन आप सभी ने यहाँ अपना पक्ष रखा, एक सार्थक चर्चा की रही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो सवाल यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं, ये देशभक्ति बनाम राजनीति के सवाल नहीं है, ये पारदर्शिता बनाम गोपनीयता के सवाल हैं। और ये जाहिर सी बात है, ये सवाल चाहे
किसी भी तरीके का हो, आरोप लगते रहते हैं और उनका जवाब यहाँ पर लेने की कोशिश की गई है। फिलहाल प्रश्नकाल में मेरे साथ बस इतना ही। कुछ ही देर में देखिए बियॉन्ड हेडलाइंस।